फोर रेड बॉल है, 6 ब्लैक बॉल है। तो हमने पहला बॉल जो निकाला तो सपोज करो वो क्या हो सकता है, रेड हो सकता है या वो ब्लैक हो सकता है। तो बच्चों अगर मुझे बताओ कि अगर मैंने यहां से एक बॉल निकाला तो रेड बॉल आया, तो रेड बॉल होने की पॉलिटी क्या होगी, यानी फर्स्ट रेड बॉल आया है तो रेड बॉल की पॉलिटी क्या हो सकती है, 4/10। तो 4/10 ले लेंगे। फिर यहां से अगर पहला ब्लैक बॉल आया होगा तो उसकी पॉलिटी कितनी होगी, तो 6/10। तो पॉलिटी ऑफ B1 हमने निकाल लिया 6/10। हेलो बच्चों, आप सभी का वेलकम है मैथ्स क्विक रिवीजन क्लास में। तो हम लोग बच्चे अभी 12th बोर्ड के रिगार्डिंग जो जो चैप्टर्स हमारे इंपॉर्टेंट है पहले हम उसको देखने वाले हैं। तो ऑलरेडी हमने मैट्रिसेस और डिटरमिनेंट जो हमारा डे 1 का जो टारगेट था बच्चों, और डे 2 का टारगेट जो था हमारा वेक्टर 3D का, इसके रिलेटेड हमने ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर दिया है बच्चों, ऑलरेडी अपलोड कर दिया था। तो आप जाके उस वीडियो को देख सकते हो बच्चों। और मैं आपसे जो 7 डेज की स्ट्रेटजी जो मैंने आपको शेयर किया था बच्चों, उसमें हम आज थर्ड डे के हिसाब से जो हमारा चैप्टर था प्रोबेबिलिटी, उसका फर्स्ट पार्ट लेके आए हैं। और इस पार्ट में हम सारे कॉन्सेप्ट देखेंगे बच्चों क्विक रिवीजन के साथ, ठीक है बच्चों। तो चलो मैं आपसे ये बात बताने वाला हूं कि जो बच्चे 7 डेज का स्ट्रेटजी अभी तक नहीं देखे हैं, मेरा रिक्वेस्ट है बच्चों एक बार आप 7 डेज का स्ट्रेटजी जाके देखो। आपको बहुत हेल्प करेगा, वो आपको बहुत हेल्प करेगा, आपको बहुत गाइड करेगा कैसे आप 45% टू 90% मार्क्स इंप्रूव कर सकते हो बच्चों। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा फर्स्ट जो प्रोबेबिलिटी का जो फॉर्मूला होता है बच्चों, प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट इज इक्वल टू NE/NS, जहां पे NS क्या होता है, सैंपल स्पेस होता है, और सैंपल स्पेस कभी जीरो नहीं हो सकता बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ इवेंट जो होता है, नंबर ऑफ इवेंट यानी नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट जो होता है वो NE होता है, और नंबर ऑफ सैंपल स्पेस को हम लोग बोलते हैं NS, ये स्मॉल n होता है। तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस NS होता है। तो बच्चों यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज इक्वल टू जीरो, अगर कोई इंपॉसिबल इवेंट है जिसकी प्रोबेबिलिटी जीरो होगी बच्चों, और अगर कोई श्योर इवेंट है तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है, उसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 होती है। सपोज करो कि एक बैग है उसमें रेड बॉल है, तो रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी बच्चों, 100% होगी, 1 होगी। तो इसका मतलब वो श्योर इवेंट होगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि एक बैग में रेड बॉल है और उसमें व्हाइट बॉल निकालने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, तो जीरो, क्योंकि उसके अंदर व्हाइट बॉल है ही नहीं, उसमें तो सारा रेड बॉल है। तो बच्चों किसी भी प्रोबेबिलिटी का जो वैल्यू होता है, यानी आप प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करते हो किसी इवेंट का, तो वो प्रोबेबिलिटी की जो वैल्यू होगी वो हमेशा 0 to 1 में होगी। इस बात को आप याद रखना है, ये हमारा एक रामबाण की तरह काम करेगा बच्चों। जब भी आप किसी इवेंट का प्रोबेबिलिटी निकालते हो और उसकी प्रोबेबिलिटी अगर 1 से ज्यादा आती है, या अगर आपकी वैल्यू अगर निगेटिव आती है बच्चों, तो आप समझ लेना कि आपका जो आंसर है वो रॉन्ग आ गया है। तो आप उसको फिर से चेक करो और सही आंसर तक पहुंचो बच्चों, ठीक है। तो ये आपका जो है वेरिफिकेशन के लिए काम आएगा ये रूल, जो कि प्रोबेबिलिटी कभी निगेटिव नहीं हो सकता है ना, और प्रोबेबिलिटी जो होता है हमेशा 0 से 1 के बीच में होता है बच्चों। तो यहां तक तो थी कि बेसिक प्रोबेबिलिटी हम कैसे निकालते हैं किसी इवेंट का। अब बच्चों बात आती है एडिशन थ्योरम की। जैसे एडिशन थ्योरम की बात करें तो यहां पे हमें पढ़ना होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 1 इवेंट, यानी A यूनियन B का मतलब होता है, A यूनियन B का मतलब होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ A और B, या आप इसी को ऐसे बोल सकते हो प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 1 ऑफ A एंड B। तो A यूनियन B का फॉर्मूला होता है P ऑफ A प्लस P ऑफ B माइनस P ऑफ A इंटरसेक्शन B। बच्चों जब यहां पे ए एंड बी क्या होगा, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी हो जाता है, क्योंकि यहां पे पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है, जीरो। यानी अगर कोई म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है सेट, मान लो बच्चों कि अगर मान लो कि सेट ए एंड सेट बी है जिसके कॉमन एलिमेंट नल सेट है, इसका मतलब ए और बी में कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो कि कॉमन है, उस केस में हम उसको क्या बोलते हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट बोलते हैं। और इस केस में जब आप ए यूनियन बी निकालते हो बच्चों, तो पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी से आपका आंसर आ जाता है बच्चों। अब बात होती है कि पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो बच्चों प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट जो होता है, जैसे यहां पे एक चीज और मैं आपको बता रहा हूं बच्चों कि अगर मान लेते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आपने कैलकुलेट किया, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश कैलकुलेट करने के लिए आप क्या करते हो, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई लिखते हो, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। यानी अगर आपके पास मान लो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ, मान लो बच्चों अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ ई, प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ ई आपका मान लो कि अगर पी है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट अकरेंस ऑफ ई जो होगा वो 1 माइनस पी हो जाता है बच्चों। जैसे यहां पे पी ऑफ ई डैश जो है
1 माइनस पी ऑफ ई होता है। अगर पॉलिटी ऑफ अकरेंस अगर मान लो पी है तो 1 माइनस पी क्या होता है, पॉलिटी ऑफ नॉट अकरेंस, यानी ई डैश का मतलब होता है नॉट अकर, नॉट अकर, नॉट अकर। ठीक है बच्चों, तो इस बात को भी ध्यान रखना। नेक्स्ट हमारा है प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली वन, प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली वन ऑफ ए एंड बी। यदि यहां इसके लिए बच्चों आपको ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। बच्चों मैं तो आपको सजेस्ट करूंगा कि इस टाइम पे आप ये मत देखो कि ये फॉर्मूला कहां से आया, आप डायरेक्टली इस फॉर्मूले को याद कर लो। सबसे बेहतर तरीका आप याद कर लो और इसको 2-3 बार 4 बार लिख के प्रैक्टिस कर लो बच्चों, ये आपको किसी भी समय लग सकता है। ठीक है बच्चों, तो होप आप इसको याद रखोगे। क्वालिटी ऑफ नाइदर ए नॉर बी, तो 1 माइनस पी ऑफ ए यूनियन बी। वैसे तो मैं आपको हर एक पॉइंट को क्लियर करके लिखा हूं ताकि आपको समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो, फिर भी अगर आपको समझने में थोड़ी दिक्कत हो रही होगी तो आप बच्चे इसको याद कर लेना, आपके एग्जाम हॉल में काम आएंगे बच्चों। ठीक है, आप इसको जस्ट लर्न कर लो बच्चे। क्वालिटी ऑफ एटलीस्ट वन ऑफ ए एंड बी, बच्चों जब ए बी सी 3 इवेंट होते हैं, ये तो हमारा 2 इवेंट के लिए था, जब ए बी सी 3 इवेंट होंगे उसके लिए आपको क्या करना है, जब भी आपको क्वालिटी ऑफ एटलीस्ट वन ऑफ ए बी सी निकालना होगा आप ये फॉर्मूला लगाओगे, क्वालिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी, यानी ए यूनियन बी यूनियन सी का मतलब ही होता है एटलीस्ट वन ऑफ ए बी सी। अब जब एबीसी, आप क्वालिटी ऑफ एबीसी जो होता है बच्चों वो हमारा क्या होता है, पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी प्लस पी ऑफ सी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस पी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस सी ऑफ इंटरसेक्शन ए प्लस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये फॉर्मूला आपको जस्ट याद करना है बच्चों, बहुत काम का फॉर्मूला है। उसके साथ साथ देखो क्वालिटी ऑफ एग्जैक्टली वन ऑफ ए बी सी, यानी इन तीनों में से कोई एक अगर हो रहा है, कोई एक अगर हो रहा है, यानी एक इवेंट हो रहा है, तो इसके लिए हमें यह फॉर्मूला लगाना पड़ेगा कि पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी प्लस पी ऑफ सी माइनस ट्वाइस ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस ट्वाइस ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस ट्वाइस ऑफ सी इंटरसेक्शन ए प्लस पी ऑफ ई। देखो यहाँ पे प्लस जो है वो थ्राइस है बेटा, प्लस क्या है, थ्राइस टाइम है, यानी 3 टाइम्स ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी है। यानी यहां पे आप देखोगे तो आपका जो फॉर्मूला एग्जैक्टली वन का वो पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस ट्वाइस ऑफ दिस है, तो आप इसी को थोड़ा कंटिन्यू करके लिख सकते हो। यहाँ पे देखो 3 इवेंट है तो पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी प्लस पी ऑफ सी होगा, और यहाँ पे माइनस ट्वाइस ऑफ ए इंटरसेक्शन बी है तो माइनस ट्वाइस ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, और फिर इसको कंटिन्यू कर लो, माइनस पी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस पी ऑफ सी इंटरसेक्शन ए, और लास्ट में यहाँ पे थ्राइस ऑफ पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी लिख देना बच्चों, आपका इसका आंसर आ जाएगा। क्वालिटी ऑफ एग्जैक्टली वन निकालने के लिए आपको क्या करना होगा बच्चों, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी प्लस पी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी प्लस पी ऑफ सी इंटरसेक्शन ए माइनस 3 टाइम्स पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। बच्चों यहाँ पे प्लस 3 टाइम्स ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी होता है और यहाँ पे माइनस होता है, माइनस, इस बात को आप ध्यान रखना बच्चों। अब देखो यहाँ पे क्वालिटी ऑफ एटलीस्ट 2 है तो एग्जैक्टली 2 का फॉर्मूला सेम टू सेम लिख दो, केवल यहाँ पे 3 टाइम्स पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी है, उसके जगह पे आप माइनस ट्वाइस ऑफ पी ऑफ इंटरसेक्शन बी ऑफ इंटरसेक्शन सी लिख दो बच्चों, आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है बच्चों क्वालिटी ऑफ नन ऑफ दीज अकर। क्वालिटी यहाँ पे देखो नाइदर ए नॉर बी में क्या क्या था, 1 माइनस पी ऑफ ए यूनियन बी, तो यहाँ पे भी क्या होगा 1 माइनस पी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी होगा बच्चों। ठीक है, तो क्वालिटी ऑफ नन ऑफ दीज अकर्स मतलब होता है कि ना तो ए हो रहा है ना बी हो रहा है ना सी हो रहा है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा बच्चों। तो ये आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों। तो बच्चों हमने सारे फॉर्मूले स्टार्टिंग के देख लिए, अब हम पढ़ने जा रहे हैं मल्टीप्लीकेशन थ्योरम। बच्चों मल्टीप्लीकेशन थ्योरम को समझने से पहले हमें डिपेंडेंट इवेंट को समझना पड़ेगा, यानी डिपेंडेंट इवेंट होता क्या है। देखो बच्चों, इवेंट ए एंड बी आर सेड टू बी टू डिपेंडेंट इवेंट इफ अकरेंस ऑफ ए डिपेंड्स अपॉन बी एंड वाइस वर्सा। अगर क्वालिटी ऑफ अकरेंस ऑफ ए डिपेंड्स अपॉन क्वालिटी ऑफ अकरेंस ऑफ बी होता है बच्चों, तो आप उसको क्या बोलोगे, डिपेंडेंट इवेंट। चलो हम एक एग्जांपल से समझते हैं इस चीज को। जैसे बच्चों मान लो कि अ बैग कंटेन 4 रेड बॉल्स एंड 6 ब्लैक बॉल है और 2 बॉल हमें निकालना है, ड्रॉइंग 2 बॉल आर ड्रॉन विदाउट रिप्लेसमेंट। बच्चों यहां पे विदाउट रिप्लेसमेंट दिया हुआ है। विदाउट रिप्लेसमेंट का मतलब होता है कि जैसे आप एक बॉल निकाला और फिर उसको वापस उसके अंदर नहीं डालना है बच्चों, वापस डालोगे तो वो विथ रिप्लेसमेंट का केस हो जाएगा। विदाउट रिप्लेसमेंट में आपको क्या करना है, बॉल को फिर से उसके अंदर नहीं डालना है, ठीक है, बैग के अंदर नहीं डालना है। तो ये विदाउट रिप्लेसमेंट मेंशन होना चाहिए या आपको मेंशन दिया रहेगा क्वेश्चंस के अंदर। देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ बॉल आर रेड, बोथ बॉल आर इन सेम कलर, यानी फर्स्ट में हमें निकालना है बोथ बॉल आर रेड
एंड सेकंड में निकालना है बोथ बॉल आर इन सेम कलर। बच्चों देखो फोर रेड बॉल है, 6 ब्लैक बॉल है। तो हमने पहला बॉल जो निकाला, तो सपोज करो वो क्या हो सकता है, रेड हो सकता है या वो ब्लैक हो सकता है। तो बच्चों अगर मुझे बताओ कि अगर मैंने यहां से एक बॉल निकाला तो रेड बॉल आया, तो रेड बॉल होने की पॉलिटी क्या होगी, यानी फर्स्ट रेड बॉल आया है तो रेड बॉल की पॉलिटी क्या हो सकती है, 4/10। तो 4/10 ले लेंगे। फिर यहां से अगर पहला ब्लैक बॉल आया होगा तो उसकी पॉलिटी कितनी होगी, तो 6/10। तो पॉलिटी ऑफ B1 हमने निकाल लिया 6/10। फिर यहां पे देखो, यहां पे लिखा है अगर हमने उसके बाद फर्स्ट बॉल ड्रॉ करने के बाद हम सेकंड बॉल ड्रॉ कर रहे हैं, तो हो सकता है वो रेड बॉल हो या हो सकता है वो ब्लैक बॉल हो। तो रेड बॉल अगर मान लो कि पहला बॉल रेड है, यही चीज समझना है, पहला बॉल रेड है तो दूसरा बॉल जो रेड होगा उसकी क्या क्वालिटी होगी। तो पहला बॉल रेड है, दूसरा बॉल रेड होगा, उसकी क्या क्वालिटी होगी। तो हम ये बोल सकते हैं क्वालिटी ऑफ R1 इंटरसेक्शन R2, इसलिए है कि बोथ बॉल आर रेड। तो उसके लिए मैं क्या करना होगा, यहां पे लिखना है क्वालिटी ऑफ R1, यानी पहले बॉल का जो रेड था, पहला बॉल जो रेड था उसकी क्या क्वालिटी थी, इनटू। अब इस चीज को समझना है, इसी चीज को हम बोलते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, जो कि हम राइट हैंड साइड में लिखे हैं। बच्चों इसका मतलब ये हुआ कि पहला बॉल रेड आया तो दूसरे बॉल रेड आने की क्वालिटी क्या होगी। तो बच्चों जब आप यहां से एक बॉल निकालते हो तो एक रेड बॉल निकल चुका है, तो अब जो रेस्ट रेड बॉल है वो कितना है, 3 है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल सेकेंड रेड बॉल व्हेन फर्स्ट इज ऑलरेडी ड्रॉन, इसकी जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 3/9 होगी, 3/9। और इसकी क्वालिटी जो है हमने लिखा है 4/10, 4/10। तो आप इसको जब कैलकुलेट करोगे बच्चों तो कितना आएगा हमारा, यानी आप यहां से 3 जा कितना कर सकते हो, और यहां से 2 और यहां से 5, तो इसका वैल्यू आता है बच्चों 2/15, यानी यहां से इसका वैल्यू आता है 2/15। यानी दोनों बॉल रेड हो, यानी R1 R2 हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे, 2/15 आएगा। अब यहाँ पे सेकंड में देखेंगे बच्चों, बॉल्स आर इन सेम कलर, इसका मतलब ये हुआ कि वो दोनों बॉल क्या हो सकते हैं, रेड भी हो सकते हैं और ब्लैक भी हो सकते हैं। तो जिस तरीके से हमने बोथ बॉल रेड कैलकुलेट किया है, उसी तरीके से हम बोथ बॉल ब्लैक कैलकुलेट कर लेते हैं। तो मानते हैं पहला बॉल ब्लैक था, उसकी क्वालिटी 6/10 है। तो दूसरा बॉल, जब एक ब्लैक बॉल यहां से निकल गया है, तो सेकेंड बॉल ब्लैक बॉल हो उसके लिए क्या क्वालिटी होगा, तो सेकेंड, यहां से एक ब्लैक निकला तो 5 ब्लैक बचा और टोटल कितना, 9। तो यहाँ पे कितना आएगा, 5/9 हो जाएगा बच्चों। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो ये 2 3 जा कैंसिल होता है, और यहाँ पे 3 3 जा 9, फिर ये 5 2 जा, तो बच्चों यहां से आता है 2 2 कैंसिल, यहां से आएगा 1/3। तो बच्चों यहां से आप देखो 1/3 आया और ये आया। तो बच्चों ऐसा हो सकता है कि दोनों बॉल रेड हो या दोनों ब्लैक हो, तो उसके लिए जो सेकेंड का जो क्वालिटी होगा वो हमारा हो जाएगा 1/3 प्लस 2/15, ये हमारा आंसर हो जाएगा बच्चों सेकेंड केस के लिए। तो चलो हम समझते हैं कंडीशनल क्वालिटी को। तो बच्चों हमने यहाँ पे A इंटरसेक्शन B लिखा है, वो इक्वल टू P ऑफ A इंटू P ऑफ B गिवन A लिखा हुआ है। यानी जब भी आपको ऐसा लगे कि A एंड B डिपेंडेंट है, यानी यहाँ पे A एंड B क्या है, डिपेंडेंट इवेंट है, डिपेंडेंट इवेंट है, तो आप P ऑफ A इंटरसेक्शन B को क्या लिखोगे, P ऑफ A इंटू P ऑफ B गिवन A। बच्चों इसको ऐसे रीड करते हैं, P ऑफ A गिवन B लिखा होता है, तो इसको हम ऐसे रीड करते हैं, quality of A when A is already occurred, या तो आप ऐसे बोलो कि quality of A is quality of A when B is already occurred, यानी B ऑलरेडी हो चुका है तो A की क्वालिटी क्या होगी। या आप ऐसे भी पढ़ सकते हो कि quality of A when B is given, यानी when B is given, quality of A given भी आप बोल सकते हो डायरेक्टली, ठीक है। तो इसको हम लोग quality of B given A बोल रहे हैं। अब देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C क्या होगा, तो बच्चों इसका कंटिन्यूएशन है, यानी P ऑफ A लिखा तो P ऑफ B मान के चलते हैं कि P ऑफ B का जो क्वालिटी होगा A पे डिपेंड करेगा, फिर C की जो क्वालिटी होगी वो A एंड B दोनों पे डिपेंड करेगा, इसीलिए हमें यहाँ पे क्वालिटी ऑफ C गिवन A इंटरसेक्शन B लिखा हुआ है। फिर यहाँ पे देखो, इसके लिए अगर आप जनरलाइज करोगे इसको तो आप कैसे लिख सकते हो, P ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2 इंटरसेक्शन E3 डॉट डॉट P ऑफ E इंटरसेक्शन En, ये इक्वल टू क्या होगा बच्चों, यहाँ पे P ऑफ E1 इंटू P ऑफ E2 गिवन E1 डॉट डॉट, इस तरह से लास्ट का जो इवेंट होगा P ऑफ En होगा, और वो गिवन E1 इंटरसेक्शन E2 इंटरसेक्शन En-1 होगा बच्चों, ठीक है। अब हम चलो इंडिपेंडेंट इवेंट को समझते हैं। इंडिपेंडेंट इवेंट, A एंड B आर सेड टू बी इंडिपेंडेंट इवेंट इफ occurrence of A does not depends upon B and vice versa। बेसिकली ये जो है वो डिपेंडेंट इवेंट का जस्ट अपोजिट है बच्चों। वहां पे क्या था, डिपेंडेंट इवेंट में क्या था, occurrence of A डिपेंड अपॉन A होता था,
यहां पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। तो इसके लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए बच्चों? तो कंडीशन जो होते हैं, अगर दो इवेंट ए एंड बी अगर इंडिपेंडेंट हो गए तो उसके लिए बच्चों आपको ये कंडीशन फुलफिल करना चाहिए। जब भी आपको अगर ये प्रूफ करना हो कि ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट होगा, उसके लिए आपको ये शो करना होगा कि पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी होना चाहिए बच्चों, ठीक है। अब देखते हैं बच्चों इसमें हमें, अगर मान लो हमारे पास ए एंड बी दो इंडिपेंडेंट इवेंट है बच्चों, अगर ए एंड बी दो इंडिपेंडेंट इवेंट है तो आपको ए एंड बी डैश, ए एंड बी डैश का मतलब ए एंड बी नॉट, बी नॉट एंड ए, एंड थर्ड में ए नॉट एंड बी नॉट, ये तीनों पेयर जो है बच्चे वो भी क्या होते हैं? इंडिपेंडेंट इवेंट्स होते हैं। ये क्वेश्चंस के ऊपर लगता है, तो आप इस कॉन्सेप्ट को समझना बच्चों कि ए और बी अगर इंडिपेंडेंट है तो ए एंड बी डैश एंड ए डैश एंड बी डैश इज ऑल्सो इंडिपेंडेंट इवेंट। ये हमारा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बच्चों। इसके बाद देखो यहां पे थ्री इवेंट्स की बात करते हैं, तो थ्री इवेंट्स में मान लेते हैं कि ए बी सी अगर तीन म्यूचुअली इंडिपेंडेंट इवेंट हो, इसके लिए क्या कंडीशन होना चाहिए? तो बच्चों इसके लिए पेयर वाइज वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए, यानी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी होना चाहिए, पी ऑफ बी इंटरसेक्शन इज इक्वल टू पी ऑफ बी इंटू पी ऑफ सी होना चाहिए, एंड पी ऑफ सी इंटरसेक्शन ए इज इक्वल टू पी ऑफ सी इंटू पी ऑफ ए होना चाहिए। और साथ साथ ये होना चाहिए कि ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी जो है वो पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी इंटू पी ऑफ सी होना चाहिए बच्चों, ठीक है। इसके बाद देखते हैं बच्चों, ये हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है बच्चों हमारा कि ए एंड बी आर टू इंडिपेंडेंट इवेंट है। अगर मान लो बच्चे की दो इवेंट है ए एंड बी, इंडिपेंडेंट इवेंट है ये, तो हम उसका यूनियन कैसे निकालते हैं? यानी जब ए एंड बी इंडिपेंडेंट इवेंट हो, हाउ टू फाइंड क्वालिटी ऑफ एटलीस्ट ए और बी, क्वालिटी ऑफ एटलीस्ट ए कॉमा बी कैसे निकालते हैं बच्चों, है ना। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? क्वालिटी ऑफ ए यूनियन बी का जो फॉर्मूला होगा यहाँ पे वो पी ऑफ ए सॉरी 1 माइनस पी ऑफ ए नॉट इंटू पी ऑफ बी नॉट होता है बच्चों। यहाँ पे पी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू 1 माइनस पी ऑफ ए नॉट इंटू पी ऑफ बी नॉट होता है, और यहाँ पे पी ऑफ ए नॉट जो होता है 1 माइनस पी ऑफ ए, यानी पी ऑफ बी नॉट 1 माइनस पी ऑफ बी होता है बच्चों। एक लास्ट कॉन्सेप्ट है कि मान लेते हैं कि जैसे दो इवेंट में तो हमने देख लिया ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट है, तो तीन पेयर्स उसके इंडिपेंडेंट होते हैं। यहां पे भी आपको ध्यान रखना है कि सारे जो पेयर्स होंगे या सारे कॉम्बिनेशन जो होंगे वो भी तीन इवेंट के लिए भी सारे कॉम्बिनेशन क्या होंगे? इंडिपेंडेंट होंगे। तो जनरली क्या लगता है कि मान लो यहाँ पे ऐसा है कि ए अकर्स बट बी एंड सी नॉट अकर्स, तो उसके लिए आपको क्या लिखना है? पी ऑफ ए अकर्स नॉट, पी ऑफ ए अकर्स बट बी एंड सी आर नॉट अकर्स, ठीक है बच्चों, इसके लिए ये लगेगा। फिर यहाँ पे इससे पी ऑफ बी अकर्स एंड ए अकर्स बट सी नॉट अकर्स, तो उसके लिए पी ऑफ बी इंटू पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ सी नॉट अकर्स। बेसिकली यहाँ पे ए एंड बी क्या है बच्चों, ये याद रखना कि यहाँ पे ए बी सी क्या है? इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट है, तभी जाके आप ये लगा सकते हो, ठीक है बच्चों। तो आई होप कि आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा बच्चों। हमने इंडिपेंडेंट इवेंट्स के ऊपर सारे थ्योरम समझ गए बच्चों। तो चलो अभी हम एक क्वेश्चन करते हैं, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है इसके ऊपर। एक क्वेश्चन हमारा है, अ प्रॉब्लम इन मैथमेटिक्स इज गिवन टू 3 स्टूडेंट्स whose chance of solving it are given 1/2, 1/3, 1/4. What is the probability that problem is solved? यानी एक मैथमेटिक्स का क्वेश्चन तीन बच्चों को दिया गया और तीनों बच्चों का जो प्रॉब्लम सॉल्विंग है प्रोबेबिलिटी वो हमारा 1/2, 1/3, 1/4 दिया है। तो प्रॉब्लम सॉल्व अगर हो गया है तो उसकी कितनी प्रोबेबिलिटी होगी, ये हमें फाइंड करना है बच्चों। तो बेसिकली बच्चों हमें यहां पे ये लगाना है कि जब प्रोबेबिलिटी, जब ए बी सी इंडिपेंडेंट इवेंट होते हैं तो हमें ए यूनियन बी यूनियन सी कैसे निकालना होता है। तो यहां पे ये थ्योरम लगाना है बच्चों कि पी ऑफ E1 यूनियन E2 यूनियन E3 डॉट डॉट यूनियन En इज इक्वल टू 1 माइनस पी ऑफ E नॉट E2 नॉट E3 नॉट। ये वाला फॉर्मूला लगाओगे तो आपके आंसर आ जाएंगे बच्चों, क्योंकि अगर प्रॉब्लम सॉल्व हुआ है तो कोई ना कोई बच्चा तो सॉल्व किया है, इसीलिए तो हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 1 का फॉर्मूला लगाना होगा बच्चों। तो चलो यहां पे लगाते हैं एटलीस्ट 1 का फॉर्मूला। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश प्रोबेबिलिटी ऑफ सी डैश। तो बच्चों यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दिया हुआ है, यानी प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी दिया है, तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं करने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 1/2 होगी। और इसके लिए 1/3 है तो इसका नॉट क्या होगा? इसका नॉट होगा 2/3, और इसकी नॉट की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 3/4 होगी बच्चों, है ना। तो हमें यहां से सब इसको कैलकुलेट करेंगे तो 2 कैंसिल होगा, 3 कैंसिल होगा, यानी 1 माइनस 1/4 आता है, ये वैल्यू हमारा आता है 3/4। तो बच्चों प्रॉब्लम
सॉल्व करने की पॉलिटी जो होगी वो 3/4 होगी। तो बच्चों अगर ये हमारा वीडियो और हमारा कंटेंट आपको पसंद आ रहा है बच्चों, तो प्लीज हमारे वीडियो को शेयर कर दो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो बच्चों। अब नेक्स्ट पार्ट में हम जो हमारा पॉलिटी का नेक्स्ट पार्ट होगा बच्चों, उसमें हम लोग कंडीशनल पॉलिटी तो हमारा खत्म हो गया, तो उसमें हम लोग टोटल पॉलिटी थ्योरम देखेंगे, बेस थ्योरम देखेंगे और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे और इसके ऊपर क्वेश्चंस करेंगे बच्चों।